बिजनेस की डिफिनीशन क्या होती है। सो बिजनेस इज अ ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग एंड एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग गुड्स। सो अब हम देखते हैं नेचर एंड नेचर बिजनेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या नेचर होते हैं, ये चीज़ हम देखेंगे। तो पहला जो है इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक ही चीज़ बार बार आती है और हर जगह आती ही रहेगी। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी है भाई, वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए, कुछ अर्निंग, अपनी जो बेसिक नीड्स होती है, लाइवलीहुड होती है, उसको चलाने के लिए वो अर्निंग करता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी उसी को बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो परफॉर्म कर रहा है सीधे सीधे पैसा लाने के लिए। फिर दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है कि भाई प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब एक जो बिजनेस इंटरप्राइज होता है वो प्रोड्यूस करता है, प्रोक्योरमेंट करता है, या तो गुड्स को वो प्रोक्योर करेगा, फिर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। सर्विसेज में क्या होता है, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, ये सभी क्या है, सर्विसेज हैं। अब गुड्स क्या होता है भाई, गुड्स दो तरह से हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स मतलब क्या, जो हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, और इंडस्ट्रियल गुड्स जो इंडस्ट्रीज यूज़ करती है, जो मशीन्स होती है, बड़े बड़े जनरेटर्स होते हैं, ठीक है, तो वो इंडस्ट्रियल गुड्स में आ जाएंगे। नाउ सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड। अब ह्यूमन नीड मतलब क्या, कि अगर मान लो आप कोई बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें सेल्स होगी, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं। तो अब क्या होता है भाई, वो ह्यूमन सेटिस्फाइड होना चाहिए, तभी वो आपको पे करेगा, यानी आपका रिवॉर्ड तभी आएगा जब वो सेटिस्फाई होगा, यानी सेटिस्फैक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ ह्यूमन नीड्स। अगर एक ह्यूमन सेटिस्फाइड होगा आपके प्रोडक्शन से, आप जो गुड्स सेल कर रहे हो उससे, तो ही वो आपको रिवॉर्ड करेगा। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अब अगर आप मान लो सेल्फ कंजप्शन के लिए कोई भी चीज़ कर रहे हो, तो वो क्या हुआ, वो फिर बिजनेस में नहीं आएगा, वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। जैसे मान लो एक किसान है, वो क्या कर रहा है भाई, फसल काट रहा है और ले जाके मार्केट में बेच दे रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, बिजनेस हो गया, क्योंकि वो वहाँ से प्रॉफिट अर्न कर रहा है, जो भी अर्निंग कर रहा है वहाँ से। लेकिन अगर वही फसल काटता है खुद के यूज़ के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, वो बिजनेस नहीं होगा। या हम कहें कि फिर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी नहीं होगी। नाउ डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस मान लो आप, जैसे रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, कोई भी एक्टिविटी आप अर्निंग के लिए कर रहे हो तो वो रेगुलरली होनी चाहिए। जैसे मान लो आप मान लो एक पर्सन हो, ठीक है, आपने किसी का घर था, वो उसको बेचना था, तो उसने बोला कि आपको कि बेचवा दो, आपने उनका घर बेचवा दिया, ठीक है। अब वो आपको थोड़ा सा वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट दे रहा है, जितना भी प्रॉफिट हुआ उसको एज अ कमीशन। अब तो ये बिजनेस नहीं हुआ। लेकिन अगर आप यही काम डेली, घर बेचने का, खरीदने का आप डेली काम करने लगे, तो ये क्या हो गया, बिजनेस हो गया, क्योंकि आप रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हो और प्रॉफिट एंड कमीशन अर्न कर रहे हो, तो ये आपका बिजनेस हो गया। फिर प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट बिजनेस का मतलब क्या, सीधा सीधा प्रॉफिट अर्निंग, यही तो मोटिव होता है ना। अब इसके लिए अगर मान लो कोई प्रॉफिट जो है अपना देख ही नहीं रहा बिजनेस में और सोशल एक्टिविटी ही किए जा रहा है, तो फिर तो क्या हुआ, बिजनेस तो उसका बैठ जाएगा। अब मान लो आपकी एक कंपनी है जो व्हीकल्स बनाती है, ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो भाई, कुछ व्हीकल्स चैरिटी पर्पज से बना दिए हो, या हमेशा चैरिटी पर्पज से बनाते जा रहे हो, तो प्रॉफिट कहाँ गया, तब तो आपका बिजनेस रह ही नहीं गया। पता चला कि आप सिर्फ चैरिटी ही करते रह गए, तो फिर प्रॉफिट पूरा आपका चला गया, बिजनेस भी डाउन हो जाएगा, आपका मतलब खत्म हो जाएगा। अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क। रिस्क होता है बिजनेस में, हर तरह का रिस्क होता है। आपकी कंपनी, आपका ऑर्गेनाइजेशन या आपका जो फर्म है, सारे एम्प्लॉयज स्ट्राइक कर दिए, ठीक है, तो वो भी रिस्क हो गया। कंपटीशन चेंज हो गया, अचानक से डिमांड में चेंज आ गया, वो भी रिस्क है। तो अलग अलग टाइप के रिस्क होते हैं। अभी ये कोविड वाला रिस्क आपने देखा है कि बिजनेसेस में काफ़ी सारे लॉसेस हुए, काफ़ी सारे बिजनेस बंद हो गए, एम्प्लॉयज़ को निकालना पड़ गया। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के जो रिस्क होते हैं वो बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, और यही फिर वो जो बिजनेसमैन होता है वो यही रिस्क क्या करना है भाई, यही रिस्क लेने का वो रिवॉर्ड पाता है, जिसको हम प्रॉफिट कहते हैं। सो अब हम देखते हैं कि जो बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं वो कैसे डिवाइड होती हैं, कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो मेनली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। अब इंडस्ट्री में क्या होता है कि प्राइमरी इंडस्ट्री आती है, ठीक है, मेन यही होता है। अगर ये इंडस्ट्री ना हो तो फिर ये बाकी का कुछ काम ही नहीं रहेगा। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में दो होते हैं भाई, कौन, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का मतलब क्या हो गया कि आप नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को ला रहे हो और उनको कन्वर्ट कर रहे हो, गुड्स पे बना रहे हो, आप उनको ऐसे कन्वर्ट कर रहे हो ताकि वो यूज़ में लाए जा सके आगे। फिर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का सिंपल सा मतलब, फिर वो चाहे आप लकड़ियाँ ले लो, फिर कोयला ले लो, कोल ले लो, आप फिर मिनरल्स ले लो, तो तमाम चीज़ें जो होती हैं जो आप नेचुरल रिसोर्सेज से पा रहे हो, यानी नेचुरल रिसोर्सेज जो है जिनको आप ले रहे हो प्रोडक्शन, आगे के प्रोडक्शन के लिए, वो आपका एक्सट्रैक्टिव, जो आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, यानी नेचुरल रिसोर्सेज को आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, वही सारी चीज़ें एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आएंगी। फिर जेनेटिक इंडस्ट्री होता है।
वही सिंपल सी बात है, आप जो है रियरिंग हो गया, ब्रीडिंग हो गया ऑफ एनिमल्स, इससे रिलेवेंट जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं वो आपका जेनेटिक इंडस्ट्री में आता है। फिर वो चाहे हम कह लें कि पीसी कल्चर हो, आप फिशेज मछली पालन कर रहे हो, फिर आप मान लो कि आपका जो है गाय आप रखते हो, ठीक है, तो वहाँ से डेयरी मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स की आप सप्लाई करना चाह रहे हो, तो वो क्या हो गया भाई, आप मिल्क का प्रोडक्शन करवा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें हो गई। मतलब कि बेसिकली कहने का मतलब है कि जो चीज़ भी आप एनिमल्स से पा रहे हो, ठीक है, वो इसमें आएगा, जेनेटिक इंडस्ट्री में आएगा। फिर मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी इंडस्ट्री में आएगा। अब जो प्राइमरी इंडस्ट्री, ठीक है, अब प्राइमरी इंडस्ट्री से कहाँ आते हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्री में आते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री का क्या मतलब होता है, मैन्युफैक्चरिंग भी इसको हम बोलते हैं। तो यानी यहाँ पे गुड्स जो है वो आगे के लिए मतलब यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे, वो फिनिश्ड गुड्स में हो जाएंगे, ठीक है। कुछ होते हैं जो सेमी फिनिश में रहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मतलब क्या कि भाई दो चीज़ें इसमें मैन्युफैक्चर होते हैं, कंज्यूमर गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं एंड कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं। तो कंज्यूमर गुड्स क्या हो गया कि ऐसे गुड्स जिनको हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं या कंज्यूमर्स डायरेक्टली यूज़ करता है, छोटे जो आपके प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, वेदर इट इज सोप, शैम्पू या फिर आप कुछ भी कह लो, तो जो आप छोटे प्रोडक्ट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं वो कंज्यूमर गुड्स में आ गए। कैपिटल गुड्स जो आगे के प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाएगा, जैसे मशीन्स हो गई, जनरेटर्स हो गए, तो ये सब आगे यूज़ किए जाएंगे फर्दर प्रोडक्शन के लिए, तो वो क्या हो गया आपका कैपिटल गुड्स में आ जाएगा। अब जैसे सीमेंट हो गया, फिर आपका जो है बड़ी बड़ी मशीनें हो गई, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, आपका कैपिटल गुड्स में आ जाएंगी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करते हैं, रोड, बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिजेस, ये सारी चीज़ें किस में आ गई, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आ गई। अब ये पर्टिकुलर एक ही जगह पे यूज़ होगा इसका, ऐसा नहीं है कि भाई हर जगह, क्योंकि एक ही साइड होगी, दो साइड होगी, इसकी मतलब लिमिटेड होता है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो होती है वो लिमिटेड वर्क करती है। टर्शरी इंडस्ट्री जो हो गया इसको हम सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, जो सर्विस प्रोवाइड करती है। किसको सर्विस प्रोवाइड करेगी, सेकेंडरी इंडस्ट्री को सर्विस प्रोवाइड करती है। अब सर्विस किस टाइप की, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देती है, बैंकिंग की सर्विस देती है, कम्युनिकेशन की सर्विस देती है, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट की सर्विस देती है। ट्रांसपोर्टेशन सामान इधर से उधर ले जाना हुआ तो ये ये हमारी टर्शरी इंडस्ट्री में आ जाता है। फिर बैंकिंग, क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए, लोन चाहिए, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ से मिल जाती हैं। कम्युनिकेशन, भाई इंफॉर्मेशन चाहिए कि कस्टमर किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, क्या क्या डिमांड है मार्केट में, किस क्वांटिटी में हमें बनाना है, तो ये सारा कम्युनिकेशन होना चाहिए, वो भी हमारा ये टर्शरी इंडस्ट्री में आ जाता है। फिर अब इंश्योरेंस करना है, भाई आप जब ट्रांसपोर्ट करते हो यहाँ से वहाँ सामान, तो इंश्योरेंस की भी ज़रूरत पड़ती है। मान लो कहीं एक्सीडेंट हो गया, चोरी हो गया, फिर आपने जो है वेयर हाउस में सामान रखा हुआ है, आग लग गई, तो इससे बचने के लिए आप इंश्योरेंस करा के रखते हो ताकि आपको कंपनसेशन मिल जाए इन केस ऑफ लॉस। एडवर्टीजमेंट, आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो लोगों को पता तो चलना चाहिए ना क्या प्रोडक्ट है, तो आप क्या करोगे, कैटरीना से आप उसका एडवर्टीजमेंट कराओगे, क्योंकि उसके बाद सब सुनेंगे, बाकी हम अगर एडवर्टाइज करेंगे तो कोई नहीं सुनेगा। तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आते हैं कॉमर्स में, दो पॉइंट होते हैं। कॉमर्स मतलब क्या कि भाई ये हेल्प करता है, किसकी हेल्प करता है, इंडस्ट्री की हेल्प करता है। अब कॉमर्स में दो चीज़ें होती हैं, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। ट्रेड क्या होता है, अब मैन्युफैक्चरर जो है वो सामान बनाता है, तो अब हर जगह जाके बताएगा नहीं सबको कि भाई सामान बनाया हो, ले लो, तो वहाँ पे फिर क्या होता है, एक लिंक होता है, ठीक है, तो वो जो लिंक प्रोवाइड करता है वो कौन होता है, ट्रेडर होता है, वो व्यापारी जिसको हम बोलते हैं। तो वो मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच का लिंक होता है। तो अब ट्रेड फिलहाल हम देखते हैं कि ट्रेड कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है सर, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। आप कंट्री के अंदर यानी विद इन आप अपनी डोमेस्टिक एरिया में जितने भी मतलब क्या अपनी कंट्री के अंदर आप जो भी काम कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, वो आपका इंटरनल ट्रेड में आ जाएगा। और एक्सटर्नल ट्रेड मतलब आउट ऑफ कंट्री कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा भाई, एक्सटर्नल ट्रेड में आएगा। इंटरनल ट्रेड सिंपल सी बात है भाई, एक फिक्स जोग्राफिकल एरिया के अंदर ही कर रहे हो तो वो इंटरनल ट्रेड हो जाएगा, और अगर दो जोग्राफिकल एरिया यानी अलग अलग कंट्रीज में कर रहे हो तो वो एक्सटर्नल ट्रेड हो जाएगा। फिर इंटरनल ट्रेड में क्या आ गया, पहले हम होलसेलर देख लेते हैं। होलसेलर कौन होता है भाई, एक ऐसा पर्सन जो मैन्युफैक्चरर से बड़ी क्वांटिटी में सामान को क्या करता है, परचेज करता है और फिर आगे के लिए सप्लाई करता है, यानी कि और वो वन लाइन प्रोडक्ट में ही रहता है। यानी होलसेलर ऐसा नहीं है कि सारे प्रोडक्ट्स को खरीद रहा है, वो होलसेलर जो है वो एक ही टाइप के प्रोडक्ट्स लार्ज क्वांटिटी में खरीदता है, ठीक है, और पेमेंट वो क्या करता है भाई, मैन्युफैक्चरर को दे देता है, अब उसने सामान पूरा उठा लिया। लेकिन जो रिटेलर को जब वो देगा, तो आगे हम बताएंगे रिटेलर क्या होता है, जब वो उसको देगा तो उसको क्रेडिट फैसिलिटी पे भी दे सकता है। अब देख लेते हैं, चलो होलसेलर तो हो गया भाई, बड़ी क्वांटिटी में खरीदता है और आगे सप्लाई करता है। अब रिटेलर क्या होता है, रिटेलर जो होता है वो जैसे आप शॉपकीपर्स हम देखते हैं, छोटे छोटे जो रिटेलर्स होते हैं उनको बोलते हैं भाई ये होलसेलर से सामान खरीदते हैं और अलग अलग होलसेलर से कई टाइप के सामान खरीदते हैं और फिर फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, यानी कंज्यूमर्स को देते हैं। और ये कंज्यूमर से उनकी इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं भाई कि आपको किस टाइप का सामान चाहिए, तो होलसेलर को बताएगा, होलसेलर जाके मैन्युफैक्चर करे, तो इस तरह से कम्युनिकेशन भी हो जाता है। तो रिटेलर क्या करता है, कई सारे होलसेलर से कई सारे सामान लेता है छोटी क्वांटिटी में और छोटी क्वांटिटी में सेल भी करता है।
उसके बाद देखते हैं एक्सटर्नल ट्रेड में क्या होता है। एक्सटर्नल ट्रेड में आता है एक्सपोर्ट। जब आप अपनी ही कंट्री से, अपनी ही कंट्री में प्रोड्यूस कर रहे हो, सामान बना रहे हो और बाहर की तरफ क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, यानी फॉरेन कंट्रीज में आप सेल कर रहे हो, तो ये हो जाएगा एक्सपोर्ट। और ये मतलब इंडियन गवर्नमेंट इसको क्या करती है, काफ़ी इंकरेज करती है। क्यों? कि हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ता है और कंट्री हमारी अच्छे से ग्रो करती है, यानी डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। इम्पोर्ट, जब आप किसी अदर कंट्री से अपने कंट्री में क्या कर रहे हो, बाइंग कर रहे हो, यानी परचेज कर रहे हो, ठीक है। जैसे क्या हो गया भाई, कई सारी चीज़ें हो गई भाई, कैपिटल गुड्स हो गया, फिर आप कह लो कि सॉफ्टवेयर आप जो परचेज करते हो अब बाहर की कंट्रीज से, और फिर आप जो है अगर हम कहें कि आर्म्स वगैरह जो हो गया, हमारे डिफेंस सेक्टर की बात कर लेते हैं, तो राफेल जैसे आया तो हमने फॉरेन कंट्री से परचेज किया। इस तरह से कई सारी चीज़ें जो आप कर रहे हो, तो ये क्या कर रहे हो, आप इंपोर्ट कर रहे हो। इंटरपोर्ट का मतलब होता है कि आप एक कंट्री से सामान खरीद रहे हो और होम कंट्री में, यानी अपनी कंट्री में आप यूज़ नहीं कर रहे हो, यानी इसको बाहर की कंट्रीज़ में सेल कर रहे हो, यानी एक कंट्री से लिया और उधर बेच दिया, आप बस एक मीडिएटर का काम कर रहे हो, तो ये इंटरपोर्ट हो जाएगा। यानी किसी अदर कंट्री से इंपोर्ट कर लिया सामान और दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट कर दिया। एड्स टू ट्रेड, यानी ट्रेड की हेल्प कौन करता है, ट्रांसपोर्टेशन। अब सामान एक जगह बनता है तो उसको, अब कस्टमर क्या है, पूरे कंट्री में फैले हुए हैं, तो अब वहाँ सामान एक जगह बन रहा है लेकिन सब तक पहुँचाना है, तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है, हेल्प प्रोवाइड करता है भाई, असिस्ट करता है हमारे ट्रेड में। पूरे देश में कस्टमर हैं तो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए हमें एक एक कोने तक पहुंचाने के लिए सामान। कम्युनिकेशन, हमें इन्फॉर्मेशन भी चाहिए कि कस्टमर किस तरह की डिमांड कर रहा है, क्या डिमांड आ रही है, क्वालिटी प्रोडक्ट की कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमको कम्युनिकेशन भी चाहिए भाई, किस एरिया में ज़्यादा डिमांड आ रही है, किस एरिया में कम डिमांड आ रही है, कहाँ पे जो हमारी डिमांड है वो ज़्यादा उठने वाली है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमको कैसे पता चलेगी, कम्युनिकेशन के थ्रू पता चलेगी। फिर बैंकिंग एंड फाइनेंस, फंड्स की जरूरत जब पड़ती है बिजनेसमैन को या मैन्युफैक्चरर को, तो बैंक उनको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है, लोन की फैसिलिटी देता है, इस तरह से तमाम क्रेडिट फैसिलिटी देता है, फिर तमाम जो सपोर्ट होते हैं उनको वो प्रोवाइड करता है। अब आगे हम देखते हैं इंश्योरेंस। पहले ही हमने बात कर लिया कि इंश्योरेंस होता है कि भाई रिस्क होता है, सामान बन गया लेकिन उस पर रिस्क भी होता है कि भाई वो चोरी ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए। मान लो सामान जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और डैमेज हो गया पूरा, यानी एक्सीडेंट हो गया तो पूरा सामान ही चला गया। फिर इस तरह से, या आपने वेयर हाउस में रखा हुआ है तो वहाँ क्या हुआ भाई, आग लग गई और पूरा सामान चला, तो इस तरह से रिस्क होता है। तो उस रिस्क को क्या करने के लिए भाई, उससे बचने के लिए आप क्या करते हो, इंश्योरेंस करते हो, जिसके लिए आपको एक नॉमिनल अमाउंट पे करना पड़ता है, जिसको उस अमाउंट को हम प्रीमियम के नाम से जानते हैं। अब तो अगर मान लो कभी आपका जो मान लीजिए लॉस हो ही गया, तो वो प्रीमियम आप भर रहे थे उस चीज़ के लिए, तो उसमें जो भी क्लेम अमाउंट आपको पहले से बताया रहेगा उतना कंपनसेशन आपको मिलेगा। फिर एडवर्टाइजिंग की अगर हम बात कर लें, एडवर्टाइजिंग जो है, एडवर्टाइजिंग भाई आपको सामान के बारे में बताना पड़ेगा ना, क्वालिटी बतानी पड़ेगी, उसकी प्राइस बताना पड़ेगा उसका, और मतलब बेसिकली उस प्रोडक्ट के बारे में आपको अवेयर करना पड़ेगा लोगों को, और वो किसके थ्रू आप कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग के ही थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे एक फीचर और होगा, वेयर हाउसिंग लिखा नहीं हुआ है, तो यानी वेयर हाउसिंग की भी मतलब आपने सामान बना लिया, अब सामान बनाने का मतलब क्या हुआ, तुरंत ही बिक जाएगा नहीं, आपको उसको रखना पड़ेगा और काफ़ी लंबे समय तक रखना पड़ेगा। अब वो धीरे धीरे क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट होता जाएगा और वो यूज़ होता, जो प्रोडक्ट है आपका वो यूज़ होता चला जाएगा। जैसे हम मान लेते हैं राइस हो गया, व्हीट हो गया, तो क्या जब बन जाता है तो एक ही बार में पूरा यूज़ हो जाता है, खत्म हो जाता है, नहीं, उसको आप क्या करते हो, वेयर हाउस में रखते हो, ठीक है। या जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो वेयर हाउस में अपने सामानों को रखती हैं और धीरे धीरे सप्लाई करती रहती हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड जैसे जैसे आती है। तो ये सारा था, और ये आप लोग डायग्राम याद रख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बनाएंगे तो आपका मार्क्स जो है काफ़ी अच्छा हो जाएगा। सारी चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली, काफ़ी एक समराइज्ड डिस्कशन था, तो ये आप समझ सकते हैं, बहुत ही आसान चीज़ है, इसमें कुछ करना नहीं है।